हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा डिफेंस के करंट अफेयर्स के ऊपर। इस डिफेंस की करंट अफेयर की सीरीज को मैं 2 वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। पार्ट 1 के अंदर हम लोग 50 सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफेंस की न्यूज है जनवरी से लेकर जुलाई तक, यानी कि पिछले 6 महीनों की, वो कवर करेंगे। और सिमिलरली 50 इंपॉर्टेंट न्यूज नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर की जाएगी। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं, जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा, जतिन सिंगला 10103। इस वीडियो का और मेरी जो अन्य वीडियोस हैं उन सब का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करता हूं, तो कृपया मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। पहली न्यूज कहती है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट रिपोर्ट देता है अलग अलग मुल्कों ने अपने मिलिट्री के ऊपर कितना पैसा खर्च किया है। हाल ही में इसने एक रिपोर्ट दी है जिससे यह पता चलता है कि इंडिया तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है जो डिफेंस के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। क्लियर होगी? या फिर यह कह लीजिए अपनी मिलिट्री के ऊपर तीसरा सबसे बड़ा मुल्क जो पैसा खर्च करता है। अगर आपने बजट सुना हो तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हमारा जो डिफेंस का टोटल बजट है वो बजट है 4,71,378 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं इसे यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करूं तो आप देखेंगे कि लगभग ये 70 बिलियन यूएस डॉलर के रूप में बनता है। ओके, 70 बिलियन यूएस डॉलर के रूप में बनता है। इंडिया ने 2020-21 के लिए अपना जो ये बजट रखा है ये पिछले साल के मुकाबले रफली 7% ज्यादा है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें याद रख लेना। तो ये रिपोर्ट कहती है कि नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करता है वो यूएस है, नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 पे कौन है? इंडिया है। अगर आप इस सिनारियो को देखें, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, इस सिनारियो से पता चलता है कि 2010 से लेकर 2020 तक भारत अपने बजट में टोटल लगभग 9% तक की बढ़ोतरी कर चुका है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, पहली बार इंडिया और चाइना 2 मुल्क ऐसे हैं जो टॉप 3 में आए हैं ड्यू टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, इंडिया लिस्टेड एज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर एज पर सिप्री। इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो बाहर से हथियार मंगवाता है, यानी कि इंपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? देखिए, टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में हमारा 3rd रैंक है। ठीक है, अगर आर्म्स को इंपोर्ट करना है यानी कि आयात करना है, बाहर से हथियार मंगवाने में हमारा 2nd रैंक है। और अगर पूछा जाए एक्सपोर्ट करने में यानी कि बाहर हथियार बेचने में, तब हमारा 23rd पोजीशन है। बस ये 3 चीजें याद रखना। और ये तीनों चीजें किसके द्वारा बताई गई हैं? सिप्री के द्वारा बताई गई हैं। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा मुल्क है जो बाहर से सबसे ज्यादा हथियारों को मंगवाता है। और पैसा खर्च करने में नंबर 1 पे यूएस है, बाहर से हथियार मंगवाने में नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया है, नंबर 2 पे इंडिया है, और बाहर हथियार बेचने में इंडिया का 23rd पोजीशन आती है आउट ऑफ 25 कंट्रीज में से। ज्यादातर इंडिया जो है अपने हथियार मॉरिशस हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, और अभी बात चल रही है वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल हमारी, हम वियतनाम को देना चाहते हैं लेकिन चाइना बीच में थोड़ा सा पंगा डाल रहा है। ठीक है, तो इन मुल्कों को ज्यादा बेचता है। तो इन 2 स्लाइड से 3 क्वेश्चन क्या निकले? पहला क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री in term of military expenditure. India is the 2nd largest country in term of imports of arms. ठीक है, हथियारों के आयात में इंडिया 2nd नंबर पे है। ओके,
और इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट, हथियारों को बाहर बेचने में, निर्यात करने में, इंडिया इज 23rd। ये तीन चीजें सिप्री ने बताई। और भारत जो है इस साल का जो बजट है डिफेंस का वो है 4,71,378 करोड़, जो कि रफली 70 बिलियन US डॉलर बनता है। ये बात याद रखिए। अगर आप इस बजट को देखें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, ठीक है, ये भारत के पूरे बजट का लगभग 15% है। और अगर जीडीपी के टर्म में पूछे तो पूरी जीडीपी का लगभग 2.1% है। यानी कि भारत अपनी पूरी जीडीपी का टोटल 2.1% डिफेंस पे खर्च करता है और पूरे बजट का 15% डिफेंस पे खर्च करता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक डिफेंस एक्सपो हुआ है। देखिए, पहले तो यह समझना जरूरी है कि डिफेंस एक्सपो होता क्या है। डिफेंस एक्सपो ये एक फ्लैगशिप बाइएनुअल इवेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। बाइएनुअल का मतलब क्या होता है? जो 2 साल में एक बार हो, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। फ्लैगशिप का मतलब होता है आपके सबसे मेन प्रोग्राम में से एक, यानी कि डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 साल में एक बार कंडक्ट किया जाने वाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। डिफेंस एक्सपो का मेन एम क्या है? डिफेंस एक्सपो प्रोमिस करता है न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्निकल सॉल्यूशन के लिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जो अलग अलग कंपनीज हैं, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो अब्रोड में हो, वो डिफेंस एक्सपो के अंदर अपने आर्म्स को, अपने हथियारों को शोकेस यानी कि प्रदर्शित करती हैं। क्लियर होगी बात। और इस साल का जो डिफेंस एक्सपो हुआ है 2020 का, ये हुआ है लखनऊ के अंदर, यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2020 कहां पर कंडक्ट किया गया है? यह कंडक्ट किया गया है लखनऊ, यूपी की राजधानी। 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में यह कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इससे पहले वाला जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर 2018 में। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो इस साल का डिफेंस एक्सपो है 2020 का, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इस डिफेंस एक्सपो में मेन क्या क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले इस डिफेंस एक्सपो के अंदर भारत ने अपनी एक इंडिजीनियस मिसाइल को लॉन्च किया, यानी कि ये कह लीजिए अनवील्ड, यानी कि सबके सामने प्रदर्शित किया। और उस मिसाइल का नाम था दैट इज योर खगंतक। खगंतक या कई जगह आपको खगानतक भी मिलेगा। डिफेंस एक्सपो के अंदर सबसे बड़ी चीज में से सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? भारत ने अपनी स्वनिर्मित स्वदेशी एक मिसाइल, एजीएम का मतलब है एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जो है लोगों के सामने डिफेंस एक्सपो के अंदर लॉन्च करी, जिसका नाम था खगानतक, जिसकी रेंज है लगभग 180 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो के साथ साथ ही इसी दौरान भारत और रशिया के बीच में 5th इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इंडिया और रशिया की 5वीं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? तो ये भी हुई लखनऊ के अंदर, यानी कि डिफेंस एक्सपो के साथ साथ ही हुई। क्लियर, क्योंकि रशिया के जो डेलीगेट्स थे वो इंडिया आए हुए थे डिफेंस एक्सपो के लिए, तो साथ में कॉन्फ्रेंस भी करी और उन्होंने डिफेंस एक्सपो को भी अटेंड किया। इसके साथ साथ ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम इंडिया और अफ्रीका के बीच में भी मिनिस्ट्री लेवल पे कॉन्क्लेव हुआ, डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? फर्स्ट इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव कहां पर हुआ? तो यह भी हुआ लखनऊ के अंदर। क्लियर होगी बात। और इसके अलावा हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने डिफेंस एक्सपो 2020 के नाम पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी, जिसमें रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्म्स की डील है उनकी न्यूज पब्लिक तक इस ऐप के थ्रू पहुंचाई गई। क्लियर। ओके, तो भाई डिफेंस एक्सपो क्या होता है? एक तरीके का शो केस है, एक तरीके का फेयर कह सकते हैं, मेला टाइप आप कह सकते हो, जिसमें भारत और दूसरे देशों की कंपनियां मिल के अपने हथियारों की प्रदर्शनी लगाती हैं। और ये 2 साल में होने वाला, 2 साल में एक बार होने वाला आप कह सकते हो एक्सपो है। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और इस साल ये लखनऊ में हुआ, यूपी की राजधानी के अंदर।
हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। लास्ट टाइम ये हुआ था 2018 में तमिलनाडु चेन्नई के अंदर। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें जो आप डिफेंस एक्सपो के बारे में याद रखेंगे। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो डिफेंस एक्सपो 2020 हुआ है ये 11th टाइम हुआ है, यानी कि ये 11th एडिशन है, 11वां एडिशन है, ये याद रखिए। और ये माना जा रहा है कि 2020 का जो लखनऊ डिफेंस एक्सपो है अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कंपनियों का मेला था, ये बात याद रखिएगा। और इसका इनॉग्रेशन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है 5th एडिशन हुआ है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड अजय वॉरियर टू बी हेल्ड इन द यूके। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्या है। मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर जिसको आप सरल भाषा में युद्ध अभ्यास बोलते हो, यह दो देशों के बीच में होने वाला एक अभ्यास है जिसमें दो देशों की जो सेनाएं होती हैं, चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, मिलकर एक युद्ध अभ्यास करती हैं ताकि वो एक दूसरे की रणनीतियों को, उनके हथियारों को और एक दूसरे की सेनाओं को पूरी तरीके से अपडेट कर सके। और इनको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, जैसे एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है अजय वॉरियर। ये अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड यूके के बीच में होती है और इसका 5वां एडिशन हुआ है। हाल ही में इसका 5th एडिशन हुआ है और ये हुआ है यूके के सेल्सबरी के अंदर, यूके की सेल्सबरी शहर के अंदर। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में अजय वॉरियर जो कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूके की, इसका 5वां एडिशन कहां पर हुआ? ये हुआ सेल्सबरी यूके के अंदर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, ओके, द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। मैं आपको बता चुका हूं एम क्या है। द एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू कंडक्ट कंपनी लेवल ज्वाइंट ट्रेनिंग with emphasis on the counter terrorist operation in urban and semi urban area। ये जो 5th एडिशन हुआ इसका एम था कि अपनी अपनी सेनाओं को कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए कि वो अर्बन एरिया और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर टेररिस्ट अटैक से कैसे लड़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये अल्टरनेटिव ईयर होती है, यानी कि अगर इस साल ये यूके में हुई है तो नेक्स्ट टाइम ये कहां पर होगी? 2021 में इंडिया के अंदर। ओके, आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, हमारी जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। पहली डिफेंस एक्सरसाइज होती है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, ओके। दूसरी एक्सरसाइज होती है दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल एक्सरसाइज, और तीसरी होती है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज क्या होती है? बेसिकली जिसमें हमारी खुद की देश की सेनाएं आपस में ही मिलकर कोई युद्ध अभ्यास करती हैं, जैसे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने मिलकर कोई युद्ध अभ्यास किया, इसमें कोई बाहर वाली कंट्री नहीं होती। बाइलेटरल क्या होता है? जब दो देशों की सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूर्य किरण एक युद्ध अभ्यास है, बाइलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज है, तो ये किस किस के बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में। एक है संप्रीति, ये होती है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। सुपर इंपॉर्टेंट, हमेशा हर बार आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में एक जरूरी पूछी जाती है, आपको एक एक्सरसाइज का नाम दे दिया जाएगा और वो पूछेंगे कि किन दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, एक है एक्विरीन, ये होती है इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। वरुणा, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। रेड फ्लैग, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको तो याद रखना ही रखना है, ये होती है इंडिया एंड यूएस के बीच में। मल्टीलेटरल क्या होती है? जिसमें 2 से ज्यादा कंट्रियां आपस में मिलकर युद्ध अभ्यास करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया की एक एक्सरसाइज है कोल्ड मालाबार, ये नेवी की है। इसमें इंडिया प्लस जापान प्लस यूएसए मिलके युद्ध अभ्यास करते हैं। बहुत जल्द इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आने वाला है, तो ये मल्टीलेटरल होगी। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में इंपॉर्टेंट है, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, उसके बाद याद रखनी है एक्विरीन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, इंपॉर्टेंट है। फिर याद रखनी है रेड फ्लैग इंडिया एंड यूएसए के बीच में। अगर पूछे डोमेस्टिक एक्सरसाइज कौन सी है, जो घरेलू युद्ध अभ्यास हैं, ठीक है, जैसे कि पश्चिम लहर हुआ, वायु शक्ति हुआ, विजय प्रहार हुआ, गंधीव विजय हुआ, ये सब हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज हैं, इसको याद रखिएगा।
क्लियर। नेक्स्ट, कुछ और एक्सरसाइज हैं जो आपको याद रखनी ही रखनी है। क्लियर। जैसे कि नंबर 1, नोमैडिक एलिफेंट, इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोमैडिक एलिफेंट ये इंडिया और मंगोलिया मिलके करते हैं। अल नाग इंडिया और ओमान करते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्रा सिंगापुर के साथ की जाती है। प्रबल दस्तक इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया एंड कजाकिस्तान मिलके करते हैं। एक्वेरिन इंडिया एंड मालदीव्स करते हैं। गरुड़ा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया। हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना इंपॉर्टेंट है ये। मित्रा शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका इंपॉर्टेंट है ये। इंदिरा रशिया के साथ, इंदिरा को आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, पहले 3 शब्द इंडिया के, आर ए से रशिया। खंजर इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में, ठीक है। और एक याद रखिएगा मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। जिनके ऊपर मैंने रेड मार्क लगाया है ये तो आपको हर हाल में याद रखनी ही रखनी है, बाकी अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा 2 और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। मित्रा शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। क्लियर। तो ये एक्सरसाइजेस आपको याद रखनी है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, युद्ध अभ्यास होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, विशाखापट्टनम टू होस्ट नवल इवेंट कॉल्ड मिलान। देखिए, देयर इज ए इवेंट कॉल्ड मिलान। ये एक तरीके की नवल एक्सरसाइजेस है, यानी कि नेवी नौसेना की एक्सरसाइज है। इसमें लगभग 30 से ज्यादा कंट्रियां ने पार्टिसिपेट करना था और ये होस्ट होनी थी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। विशाखापट्टनम के अंदर ये युद्ध अभ्यास होना था नौसेनाओं का। लगभग 30 से ज्यादा देशों की नौसेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट करना था, ठीक है। और ये शेड्यूल्ड हुआ था, लेकिन जब ये होता उससे पहले ही ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इसे क्या करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो मिलान एक्सरसाइज है वो एक नवल एक्सरसाइज है, वो एक नवल इवेंट है, ठीक है जी। मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज, मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज। क्लियर होगी बात। और आपको याद रखना है कि जो हमारी ये नवल एक्सरसाइज है मिलान, इसकी थीम क्या है। थीम है एक्सरसाइज की इज सिनर्जी अक्रॉस द सी। सिनर्जी अक्रॉस द सी, सिनर्जी शब्द का मतलब होता है कॉपरेशन, 2 देशों के बीच में तालमेल। ऑपरेशन अक्रॉस द सी। क्लियर होगी बात। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं कुछ ऑफिशियल्स को और ये ऑफिशियल असिस्ट करेंगे भारत के पहले सीडीएस को। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले देखिए चीफ ऑफ डिफेंस होता क्या है। 3 तरीके की सेनाएं होती हैं, इंडियन आर्मी यानी कि थल सेना, इंडियन नेवी यानी कि जल सेना और इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायुसेना। पहले ये तीनों सेनाएं काम करती थी अंडर द डिफेंस मिनिस्टर ऑर्डर। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर पे। लेकिन इन तीनों के बीच में आपसी तालमेल नहीं था, जिससे भारत को बहुत बार जो है प्रॉब्लम आती थी। तो इन तीनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए एक पोस्ट बनाई गई जिसको बोलते हैं सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बिपिन रावत। अब जनरल बिपिन रावत जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इससे पहले वो इंडियन आर्मी के हेड थे, अब वो सीडीएस हैं। क्लियर। अब सीडीएस के जो ऑफिशियल असिस्टेंट हैं उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी, टोटल 40 लोग जो है सीडीएस को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को असिस्ट करेंगे, जिनमें 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, 13 डेप्यूटी सेक्रेटरीज होंगे और 25 अंडर सेक्रेटरी रैंक के बंदे होंगे। तो टोटल 40% जो है सीडीएस को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को असिस्ट करेंगे, ये गवर्नमेंट ने कहा है। क्लियर होगी बात। जिसमें 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 13 डेप्यूटी सेक्रेटरीज और 25 अंडर सेक्रेटरी जो होंगे। क्लियर होगी बात। ओके, जनरल बिपिन रावत सीडीएस बने हैं 1 जनवरी 2020 को। अब सीडीएस का काम क्या होता है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत इज ऑल्सो एक्टिंग एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस ऑफ ऑल ट्राई सर्विसेज मैटर्स बिसाइड्स helming the Department of Military Affairs. CDS is playing a vital role to ensure optimum utilization of allocate of the budget.
इसमें बताया गया है कि सीडीएस का मुख्य कामों में से दो मेन काम क्या हैं कि हमारी जो ट्राई आर्मीज हैं यानी कि नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगी। ओके, प्लस हमारा जो बजट है डिफेंस का, उसका ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सबसे बेहतर तरीके से यूज कैसे हो सके, ये मुख्य दो काम होते हैं किसके, सीडीएस के। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी के एक मेजर हैं जिनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा। मेजर अनूप मिश्रा, मेजर अनूप मिश्रा ने एक हेलमेट डेवलप किया है जो ये बात का दावा करता है कि वो 10 मीटर की दूरी से भी AK-47 की बुलेट को रोक सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर अनूप मिश्रा डेवलप्ड अ हेलमेट दैट कैन स्टॉप एन AK-47 बुलेट। Anup Mishra, the Indian Army major, developed a helmet that can stop AK-47 bullet round from a distance of 10 meters. Super important question. Clear? It claimed to be the first in the world. The major has earlier developed a bulletproof jacket for the protection against the sniper bullets. मेजर का कहना है कि ये अपने तरीके की दुनिया में पहली हेलमेट है। इसके अलावा वो इससे पहले एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना चुके हैं जो खासकर स्नाइपर, ठीक है, स्नाइपर एक तरीके की राइफल होती है जो बहुत दूर से निशाना लगा सकती है। स्नाइपर की बुलेट को रोकने के लिए बनाई थी उन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट, अब बनाया एक हेलमेट, ठीक है। उन्होंने ये जो हेलमेट बनाया है किस मिशन के अंदर बनाया है, तो इन्होंने बनाया है प्रोजेक्ट अभेद। प्रोजेक्ट अभेद इंडियन आर्मी का एक प्रोजेक्ट है कॉल्ड प्रोजेक्ट अभेद। अभेद का मतलब होता है जिसे तोड़कर आगे ना जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, अभेद। ओके, अभेद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीएम प्रधानमंत्री ग्रीटेड इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन इट्स फाउंडेशन डे। कोस्ट गार्ड कौन होते हैं? तटरक्षक, जो भारत के नेवी का ही एक अंग होता है, लेकिन ये भारत के तटरक्षक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत के 3 तरफ समुंदर लगता है, पानी लगता है। इस तरफ है अरब सागर, अरेबियन सी बोलते हैं जिसे। इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। नीचे की तरफ है इंडियन ओशन, जिसे हिंद महासागर बोलते हैं। तो हमारे पास लैंड के साथ साथ कुछ समुंदर का हिस्सा भी आता है जो हमारी सीमाओं के अंदर है, जो भारत का हिस्सा है। तो इन कोस्ट गार्डों का मेन काम हमारी समुंदर की सीमाओं को रक्षा देना होता है। जैसे बीएसएफ जो है ये हमारे लैंड बॉर्डर की रक्षा करती है, वैसे कोस्ट गार्ड हमारे जल बॉर्डर की रक्षा करते हैं। क्लियर होगी बात? तो 1 फरवरी को इनका फाउंडेशन डे होता है, ये आपको याद रखना है, और प्रधानमंत्री ने उन्हें इसके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, वो कब होता है? वो होता है 1 फरवरी को। और हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का जन्म हुआ था 1978 को। इनका मोटो याद रखिएगा, इनका मोटो होता है वी प्रोटेक्ट। इनका मोटो होता है वी प्रोटेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर जी? तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना जो फाउंडेशन डे मनाया है, ये कब होता है? ये होता है 1 फरवरी को। क्लियर? और ये बनी 1978 के अंदर। मोटो है वी प्रोटेक्ट। इसके अलावा कुछ और डे भी हैं जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट। और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। मोटो वैसे उन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है जो आर्मी से रिलेटेड है या फिर रेलवे के एग्जाम में। अगर आप इन दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोटो याद रखने जरूरी है, नहीं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन नेवी डे, ये तीनों डे इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी डे ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका मोटो है शानो वरुणा। शानो वरुणा, विच मीन्स द गॉड ऑफ द ओशन बी ऑस्पेशियस अनटू अस, यानी कि जो समुद्र का भगवान है, देवता है, वो हमसे बहुत प्रसन्न है, हमसे बहुत खुश है, या हम पे बहुत मेहरबान है। क्लियर जी?
नेक्स्ट 2 दिन और याद रखिएगा। एक आपको याद रखना है कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इसी दिन 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल की पहाड़ियों पे पूर्ण कब्जा किया था, जिसपे पाकिस्तान ने धोखे से आकर कब्जा कर लिया था, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मिलिटेंसी जो है करनी पड़ी, बहुत ज्यादा इस पे खून खराबा हुआ, लेकिन हमने हार नहीं मानी और फाइनली कारगिल की पहाड़ियों पे हमने विजय प्राप्त करी। दैट इज नोन एज कारगिल विजय दिवस। ओके, कारगिल विजय दिवस नेम आफ्टर द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। On this day, 26 July 1999, India successfully took command of high outpost which had been lost to Pakistan intruders. The Kargil war was fought for more than 60 days and ended on 26 July. कारगिल का जो युद्ध था उस समय जो पाकिस्तान के वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे परवेज मुशर्रफ। ओके, ये इन्होंने तख्ता पलट किया था, आर्मी के जनरल से डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। नेक्स्ट एक है सिर्फ विजय दिवस। विजय दिवस इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन 16 दिसंबर। अगर आपको याद हो 1971-72 में हमने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध किया था जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई। और ईस्ट पाकिस्तान आजकल क्या बन गया है? आजकल बन गया है बांग्लादेश। मैं आपको समझाता हूं, देखिए ये है हमारा भारत, ओके, और यहां पर हमारे कहीं आता है आज का बांग्लादेश। अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो ये वाला जो हिस्सा है ये है पाकिस्तान। पहले ये भी पाकिस्तान था और ये भी क्या था? पाकिस्तान था 1971-72 तक। 1971-72 में हमने अपनी आर्मी भेजी, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। तो यहां के जो पाकिस्तान के लोग थे वो उठकर भारत आना शुरू हो गए थे ड्यू टू वॉर। तो फाइनली इंदिरा गांधी ने अपनी सेना भेजी और यहां पर जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनकी डिमांड पर उनको आजाद करवाया गया वेस्ट पाकिस्तान से। इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। तो 71-72 का जो युद्ध था इंदिरा गांधी ने उसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे। क्लियर होगी बात? इसलिए उसे बोलते हैं ईस्ट पाकिस्तान फ्रीडम वॉर, पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई, जो बाद में बांग्लादेश बना। क्लियर होगी बात जी? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एनडीआरएफ, बहुत बार आपको इसका नाम सुनने को मिलता है। एनडीआरएफ जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। कभी कहीं कोई बाढ़ आ जाए, कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो आपको ऑरेंज कलर की जैकेट में बहुत सारे लोग दिखते हैं, दे आर नोन एज द एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने सेलिब्रेट किया है अपना 15th रेजिंग डे ऑन 18 जनवरी को, यानी कि 18 जनवरी को इनको बने हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स सेलिब्रेट इट्स 15th रेजिंग डे एट न्यू दिल्ली ऑन 18 जनवरी 2020। और ये कब बना था? ये बना था, आपको याद रखना है, लगभग 2005 के अंदर। ओके, अंडर द एनडीआरएफ एक्ट 2005, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर इसे बनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था वेनिला। अब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, मेडागास्कर एक छोटा सा देश है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है। मेडागास्कर अभी मैप में दिखाऊंगा मैं आपको। मेडागास्कर के अंदर एक साइक्लोन आया था जिसे हम यहां पर चक्रवात बोलते हैं, और साइक्लोन का नाम था डायना। इसकी वजह से मेडागास्कर में बहुत ज्यादा तबाही हुई, और उस इंसानियत के तौर पर हमारी आर्मी की तरफ से वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाने के लिए, ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वेनिला। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में मेडागास्कर में आए हुए साइक्लोन को रोकने के लिए भारत की सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? वेनिला। और ये किस देश में चलाया गया? मेडागास्कर। अब मैं आपको दिखाता हूं मेडागास्कर कहां पर है।
अगर आप देख सकते हैं तो ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत, ओके, जिसके नीचे की तरफ इंडियन ओशन है। अगर आप भारत से साउथ की तरफ जाएं तो आपको यहां पर ये मिलेगा, ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर एक छोटा सा समुद्री देश है जिसके एक तरफ इंडियन ओशन है और एक तरफ है साउथ अटलांटिक ओशियन, क्लियर। और ये आगे इसके साथ मोजाम्बिक है, तंजानिया है, यहां पर जिम्बाब्वे लगता है साथ में, ठीक है। ये अफ्रीका का एक देश है, बस ये याद रखिएगा, ओके, होगी बात। आगे बढ़ते हैं जी। भारत का एक स्वनिर्मित एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस। स्वनिर्मित यानी कि खुद के द्वारा बनाया हुआ एक एलसी है। एलसी का मतलब क्या होता है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, यानी कि हल्के वर्जन का, हल्के कम वेट का एक अपना एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है तेजस। पहले तेजस जो था सिर्फ लैंड से ही उड़ान भर सकता था, लेकिन अब हमने तेजस में कुछ अपडेशन करके इसका नवल वर्जन भी तैयार कर लिया है। नवल वर्जन यानी कि अब ये समुद्र में से भी उड़ सकता है, क्लियर। तो नवल वर्जन ऑफ एलसीए तेजस was successfully tested. A prototype of novel version of the light compact aircraft successfully completed the test trial. It landed and took off from India's aircraft carrier INS Vikramaditya on 11th of January 2020. क्लियर। इसमें बताया गया है कि एलसीए तेजस का जो नवल वर्जन है उसने अपना जो टेस्ट है वो सक्सेसफुली पास कर लिया है और उसने अपनी उड़ान भरी थी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से, ठीक है जी। आपने देखा होगा समुद्री बेड़ा, बहुत बड़ा बेड़ा होता है जिसमें बहुत सारे जहाज एक साथ उड़ सकते हैं, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अभिनव कुमार गेट्स एक्सटेंशन एज बीएसएफ आईजी, यानी कि देखिए अभिनव कुमार जो है इनको फिर से बीएसएफ का आईजी बना दिया गया है, या ये कह लीजिए इनका बीएसएफ आईजी का जो रिटायरमेंट था वो पास में था या टेन्यूर खत्म हो गया था, उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर फॉर एक्सटेंडिंग द डेपुटेशन टेन्यूर ऑफ आईपीएस अभिनव कुमार एज द इंस्पेक्टर जनरल। बीएसएफ के हेड इंस्पेक्टर जनरल कहलाते हैं, आईजी बोलते हैं जिसको, तो इनको एक्सटेंड कर दिया गया यानी कि रीअपॉइंट कर दिया गया। तो हाल ही में किसे बीएसएफ का आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल रीअपॉइंट किया गया है, वो है आईपीएस अभिनव कुमार। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और यहां पर आप देख सकते हैं ये बीएसएफ का लोगो है जिसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, क्लियर, यानी कि जिंदगी से पहले सेवा होनी चाहिए, ओके। बीएसएफ हमारी पैरामिलिट्री है, पैरामिलिट्री की एक टुकड़ी है। पैरामिलिट्री हो गया, आईटीबीपी हुआ, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हुआ, एसएसबी हो गया, सशस्त्र सीमा बल जो हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, ये सब पैरामिलिट्री हैं। पैरामिलिट्री बेसिकली होती क्या है? मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का बॉर्डर है, यहां पर इस समय बीएसएफ लगी हुई है, नॉर्मल टाइम पे बीएसएफ इसकी रक्षा करने के लिए है, लेकिन एक्चुअल में जब वॉर लगेगी तो बीएसएफ पीछे हट जाएगी और एक्चुअल जो इंडियन आर्मी है वो फ्रंट पे चली जाएगी, ठीक है। नंबर 1 पे होती है एक्चुअल आर्मी, उसके बाद आती है पैरामिलिट्री, इस तरीके से टुकड़ियां बनी होती हैं फौज की, क्लियर। और बीएसएफ एक क्या है? पैरामिलिट्री, ओके, जो आर्मी के बाद युद्ध लड़ेगी। ये फिलहाल के समय पर बॉर्डर पे लगी हुई होती है और जब युद्ध हो जाएगा बीएसएफ पीछे हट जाएगी, एक्चुअल इंडियन आर्मी आगे आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।